गुड इवनिंग टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर। आज की ये सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे लेबोरेटरी वैल्यू। ठीक है, जो नॉर्मल रेंज है, क्योंकि सभी कंप्यूटर में आपको इधर से एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो चाहे वो ओटी पॉलिसी हो या नॉटसेट हो या आरआरबी हो, सभी में भी आपको एक दो क्वेश्चन इधर से देखने को मिलेगा। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट जो लेब वैल्यू है, ठीक है, जो रिपीटेडली पूछा जाता है, वो इधर लिया है। ठीक है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, सभी नर्सिंग ऑफिसर नर्सिंग स्टूडेंट जो लोग हम लोग का चैनल पे नया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने कलीग लोग के साथ चैनल को शेयर करो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग का लैब वैल्यू का जो नॉर्मल रेंज क्या क्या है। फर्स्ट इलेक्ट्राइड, हम लोग इलेक्ट्राइड का सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सब। ठीक है, ये सब के बारे में थ्योरी क्लास है। ठीक है, तो फिर भी हम लैब वैल्यू में इसको एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो ये जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट, ये है हम लोग का इलेक्ट्राइड बोलते हैं। सब ये सभी इलेक्ट्राइड है, ये सब इलेक्ट्राइड है। उसके साथ हम लोग का ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम और फास्फोरस को कभी कभी एलिमेंट्स के बारे में भी पूछ लेता है। ठीक है, इसको एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इसको याद रखिए। तो हम लोग का जो सोडियम का जो नॉर्मल रेंज है, ठीक है, कितना है, ये हम लोग का सीरम वाल में टेस्ट करते हैं हम लोग। कौन सा, हम लोग का जो सीरम वाल है और फ्लोटिंग वाल जो है, जो रेड कलर का कैप आता है, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो सोडियम का नॉर्मल रेंज कितना है, हम लोग का 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितना इधर लिखो, 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो जो भी नोट बनाना चाहता है इधर से नोट बना लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पोटेशियम का कितना है, पोटेशियम का नॉर्मल रेंज कितना है हम लोग का, 3.5 टू 5.0। इधर थोड़ा 3.5 टू 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, ये हो गया पोटेशियम का। नेक्स्ट हो गया हम लोग का क्लोराइड। क्लोराइड का नॉर्मल कितना है, 98 टू 107 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 98 टू 107 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट बाइकार्बोनेट का, बाइकार्बोनेट का कितना है नॉर्मल, नॉर्मल बाइकार्बोनेट है 22 टू 24, 22 टू 24, किसी किसी बुक में 26 28 भी दे देता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का बाइकार्बोनेट का नॉर्मल रेंज। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट का। अभी हम लोग जो कैल्शियम मैग्नीशियम और फास्फोरस का नॉर्मल रेंज डिस्कस करेंगे। तो कैल्शियम का जो नॉर्मल रेंज होता है वो है 8.6 टू 10 mg पर डेसीलीटर। ठीक है, 8.6 टू 10 mg पर डेसीलीटर। ठीक है, इसका यूनिट भी याद रखना, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाता है और आपका नेगेटिव मार्किंग हो सकता है। ठीक है, तो यूनिट याद रखना। नेक्स्ट मैग्नीशियम का कितना है, 1.6 टू 2.6 mg पर डेल, 2.6 mg पर डेल। ठीक है, और फास्फोरस का कितना है, 2.7 टू 4.5 mg पर डेल, 4.5 mg पर डेल। तो जो एलिमेंट तीन है, ठीक है, ये जो एलिमेंट तीन है कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस, उन लोग का यूनिट क्या है, mg पर डेल। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट जो चार है, ठीक है, इनका मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इन लोग का यूनिट है। ठीक है, ये हो गया, इसको नोट बना लीजिए, नहीं तो अगर कोई चाहता है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन इधर से ये भी आता है कि
सीरम इलेक्ट्रोलाइट के लिए नर्सिंग रोल क्या है, तो हम लोग का कौन सा वैल में होगा, फ्लोटिंग वैल, फ्लोटिंग वैल यूज करते हैं। उसके साथ साथ नो एनपीएम, एनपीएम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हम लोग को एनपीएम रखना नहीं चाहिए, जरूरी नहीं है सीरम इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हम लोग का कोआगुलेशन स्टडी। कोआगुलेशन स्टडी में एक दो क्वेश्चन जरूर वाला आता है हर कंप्लीट नोट सेट में, तो इसका बारे में क्वेश्चन आया था एक दो बार। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन क्वेश्चन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले नॉर्मल रेंज देख लेते हैं, उसके बाद एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है एपीटीटी। ये जो एपीटीटी है इसका फुल फॉर्म क्या है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ठीक है, क्या है, एक्टिवेटेड, लिख लो ये सब। ठीक है, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइप। ठीक है, क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइप। एपीटीटी का फुल फॉर्म हो गया एक्टिवेटेड थ्रोम्बो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ठीक है, तो ये जो एपीटीटी, हम जो एपीटीटी टेस्ट करते हैं, ये क्या चेक करने के लिए टेस्ट करते हैं, ये क्वेश्चन आता है जो क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी है, कोआगुलेशन स्टडी है ये, तो हम लोग का जो क्लोटिंग फैक्टर जो डेफिशिएंसी है उसको चेक करने के लिए। ठीक है, क्या क्या है, द टेस्ट screen for deficiency of clotting factor, for deficiency of all clotting factor, all clotting factor except, ये इंपोर्टेंट है, एक्सेप्ट क्लोटिंग फैक्टर 7 एंड 30। ठीक है, एक्सेप्ट क्लोटिंग फैक्टर 7 एंड 13। ठीक है, ये क्लोटिंग फैक्टर 7 और 13 को छोड़ के जितना बाकी रिमेनिंग जितना भी क्लोटिंग फैक्टर है उनका डेफिशिएंसी को चेक करने के लिए, स्क्रीनिंग टेस्ट करने के लिए हम लोग जो स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं वो होता है एपीटीटी। ठीक है, तो एपीटीटी किसके लिए क्या याद है, और एक इम्पोर्टेंट जो आता है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, इम्पोर्टेंट आता है कि जब पेशेंट का हेपारिन चलता है, ठीक है, हेपारिन इन्फ्यूजन जब भी पेशेंट का चलता है उसका इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए हम लोग एपीटीटी करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इधर से आता है। ठीक है, क्या है, जो पेशेंट को हेपारिन थेरेपी चलता है, ड्यूरिंग हेपारिन थेरेपी द एपीटीटी blood sample should be checked for the effectiveness of heparin infusion, heparin therapy। ठीक है, तो हम लोग का जो हेपारिन थेरेपी चलता है उसका इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एपीटीटी चेक करते हैं। पॉइंट इसमें से ये इधर से क्वेश्चन आता है तो इसको याद रखिए। ठीक है, तो ये जो एपीटीटी है इसका नॉर्मल रेंज कितना है, ठीक है, वो हम लोग अभी देखेंगे, एपीटीटी का जो नॉर्मल रेंज कितना रहता है। एक मिनट, एपीटीटी का नॉर्मल रेंज, ठीक है, नॉर्मल रेंज कितना आता है, ये 20 to 36 सेकेंड रहता है। ये इंपोर्टेंट है, 20 to 36 सेकेंड। ठीक है, इसको याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन आता है एपीटीटी का जो नॉर्मल रेंज क्या है वो 20 to 30 सेकेंड है।
ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आता है कि एक पेशेंट का हेपारिन इन्फ्यूजन चल रहा है, ठीक है, और एक नर्सिंग ऑफिसर डॉक्टर एडवाइस किया है एपीटीटी चेक करने के लिए। अगर एपीटीटी का जो वैल्यू है वो सपोज एक वैल्यू दे देगा 60 या 70 वैल्यू दे देगा, ठीक है, देन नर्सिंग ऑफिसर क्या करेगा, उसका रोल क्या रहेगा, ठीक है। तो नॉर्मल रेंज से एपीटीटी ज़्यादा आ रहा है तो हमको क्या करना है, हेपारिन को स्टॉप करना है, और अगर नॉर्मल से कम आ रहा है तो उसका डोज को इंक्रीज करना है। ये क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, एपीटीटी का नॉर्मल रेंज नोट बना लीजिए और क्यों करते हैं देख लिया। नेक्स्ट हो गया हम लोग का पीटी, ठीक है। पीटी को फुल फॉर्म क्या है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ये भी एक क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग का एक टेस्ट होता है, हम लोग करते हैं, ठीक है। और ये पीटी को भी और एक नाम से आईएनआर से नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, इसका आईएनआर का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो, ठीक है। क्या है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइज रेशियो, ठीक है। इसका भी हम लोग अभी देखेंगे। ये भी हम लोग का ये पीटी जो टेस्ट रहता है, ये भी हम लोग क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के चेक करने करते हैं। जैसे एपीटीटी हम लोग एक पेशेंट को हेपारिन जब चलता है जब टेस्ट करते हैं, वैसे प्रोथ्रोम्बिन टाइम कब चलता है, कब हम लोग टेस्ट करेंगे, अगर पेशेंट वारफरिन ले रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, पेशेंट अगर वारफरिन ले रहा है तो उसका इफेक्टिव इफेक्टिवनेस को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीटी टेस्ट करते हैं, ठीक है। टेस्ट डन फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ वारफारिन, ठीक है। ये वारफारिन को कोमोडियन भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, इसको दूसरा नाम से कोमोडियन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोमोडियन दे दिया तो कंफ्यूज मत होना, ये वारफारिन है, ठीक है। तो जब भी पेशेंट वारफारिन लेता है, वारफारिन कब लेता है, एक पेशेंट अगर हम लोग का सपोज एक आर्टेरियल फिब्रिलेशन का पेशेंट है, ठीक है, तो उसी पेशेंट को हम लोग वारफारिन देते हैं फॉर लाइफ लॉन्ग, ठीक है। तो क्यों वो क्यों दिया जाता है, हम लोग क्वेश्चन में जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। क्या होता है, मैं फिर भी इधर थोड़ा बोल देता हूँ। तो ये हो गया हम लोग का हार्ट, ठीक है। तो आर्टेरियल फिब्रिलेशन मतलब ये बोथ आर्टेरियल जो है वो ठीक से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तब क्या होगा, इधर से ब्लड ठीक से पंप नहीं कर पाएगा और आगे ब्लड नहीं जाएगा, और बोथ आर्टरिया में क्या होगा, ब्लड स्टोर होके रहता है। जब भी ब्लड स्टोर होके रहेगा, इधर क्या रहेगा, हाईली चांस रहेगा क्लॉट के लिए, ब्लड का क्लॉट के लिए हाईली चांस रहता है। ये क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग हेपारिन बोल रहे हैं, वारफारिन पेशेंट को रेगुलरली खाने के लिए देते हैं, ठीक है। अगर इधर से क्लॉट हो गया तो पेशेंट को इस्चेमिया हो सकता है ब्रेन में, वो क्लॉट जाके हम लोग का जो कैरोटिड आर्टरी है उसके थ्रू से क्लॉट जाके ब्रेन में हम लोग का जो इस्चेमिया कर सकता है, ठीक है। समझ में आ गया, हम लोग ये क्वेश्चन में सब डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो अगर एक पेशेंट को वारफारिन और कोमोडियन दे रहे हैं तो उसको क्या चेक करना है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करना है और आईएनआर रेशियो चेक करना है, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मल वैल्यू है किसका, पीटी का, प्रोथ्रोम्बिन टाइम का जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितना रहता है, 9.6 टू 11.8 सेकेंड, ठीक है, 11.8 सेकेंड, ठीक है। ये मेल और फीमेल में थोड़ा डिफर करता है, तो ये उसका नॉर्मल, फीमेल में आपको 9.5 टू 11.3 जस्ट स्लाइडली कम देखने को मिलेगा, लेकिन ये हो गया मेल का 9.6 टू 11.8 नॉर्मल, ठीक है। देन आईएनआर,
INR का फुल फॉर्म क्या बोला था? इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। तो इसका कितना होता है हम लोग का 2 अगर नॉर्मल एक पेशेंट अगर वारफारिन ले रहा है, ठीक है, अगर एक पेशेंट वारफारिन ले रहा है तो उसका नॉर्मल रेशियो क्या होगा? एक्चुअली इसका जो नॉर्मल रेशियो है वो है, एक मिनट, 1 to 2 सेकेंड, ठीक है, 1 to 2 सेकेंड, ठीक है। अगर इसमें अगर पेशेंट वारफारिन ले रहा है, ठीक है, वारफारिन अगर पेशेंट का थेरापी चल रहा है तो इसका जो स्टैंडर्ड रेशियो है, स्टैंडर्ड जो रेंज है वो कितना होना चाहिए? 2 to 3 सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। अगर हाई डोज वारफारिन ले रहा है, हाई डोज वारफारिन ले रहा है तो उसका जो रेंज रहेगा वो रहेगा 3 to 4.5 सेकेंड, ठीक है। तो इधर से क्वेश्चन कैसे आता है देखो, अगर INR से क्वेश्चन आया तो एक पेशेंट वारफारिन ले रहा है और उसका जो रेंज है, INR रेंज है वो 2 to 3 है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है। अगर उससे ज्यादा हुआ तो हमको क्या करना है? वारफारिन को होल्ड करना है, ठीक है। ये हो गया प्रोथर्मिन। नेक्स्ट हो गया हम लोग का प्लेटलेट काउंट। हम लोग ऑलरेडी प्लेटलेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी क्लास में, ठीक है। तो ये भी एक मतलब कोआगुलेशन फैक्टर है, ठीक है। तो कब ये, जब भी हम लोग का वेसल इंजरी होता है तब एक्टिवेट होता है, ठीक है। और हम लोग का बोन मेरो में ये प्रोडक्शन होता है। प्लेटलेट का भी प्रोडक्शन होता है, बोन मेरो में प्रोडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का इधर जो नॉर्मल वैल्यू है प्लेटलेट, हम लोग प्लेटलेट का ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हम इधर सिर्फ नॉर्मल वैल्यू डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मल वैल्यू कितना है? 1,50,000 to 4,50,000 सेल्स, ठीक है। ठीक है, क्या है इसका? 1,50,000 to 4,50,000 सेल्स मिलीमीटर पर क्यूब। ये क्यूब है, हाँ 3 है ये यूनिट याद रखना। एक मिनट ठीक से लिख देते हैं, ये क्यूब है इसका, मिलीमीटर पर क्यूब, ये इसका यूनिट है, ठीक है। अगर प्लेटलेट कम हो जाता है तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हम लोग सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका सिर्फ नॉर्मल रेंज देखिए। और जो लोग थ्योरी नहीं देखा है तो प्लेटलेट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया गया, उसको जाके वॉच करिए। नेक्स्ट हो गया ब्लीडिंग टाइम, ठीक है। हम लोग अभी क्या देख रहे हैं? ये क्लॉटिंग कोआगुलेशन स्टडी के बारे में देख रहे हैं, तो सब डिटेल्स में जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे, ठीक है। ये ब्लीडिंग टाइम में एक बार नॉर्सेट में क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये एक इमेज बेस्ड आया था, ठीक है, ये एक इमेज बेस्ड आया था और इसको क्या मतलब कौन सा प्रोसीजर है उसके बारे में पूछा था, ठीक है। हम लोग का जो ब्लीडिंग टाइम, हम लोग जब भी ब्लीडिंग टाइम चेक करते हैं, ठीक है, तो ये 2 मेथड में होता है, ठीक है। क्या क्या? एक हो गया ईवी मेथड, ठीक है, और एक हो गया ड्यूक मेथड। इसको याद रखिए, क्वेश्चन आता है, ठीक है। ईवी मेथड और ड्यूक मेथड में हम लोग ब्लीडिंग टाइम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये जो ईवी मेथड है, ठीक है, इसमें क्या होता है? एक जो फ्लेबोस्टोमी आता है, ठीक है, और हाथ में, पेशेंट के हाथ में बीपी कफ जो है उसको बांध के 40 mm Hg प्रेशर इन्फ्लेट करता है, ठीक है। उसके बाद एक लेंसेट से एक प्रिक करता है, 1 mm डीप एक प्रिक करेगा और एक जो हम लोग का पेपर के हेल्प से वो उसको वाइप करता रहेगा, ठीक है। उसी प्रोसीजर को बोलते हैं ईवी मेथड। ये जो प्रोसीजर है देखो इधर, इसको बोलते हैं ईवी मेथड, ठीक है। इसको याद रखिए। ईवी मेथड में क्या करें, देखो इधर आर्म में क्या क्या है, ब्लड प्रेशर कब इन्फ्लेट क्या है, 40 mm Hg। ये क्या क्या देख, ये लांसेट से प्रिक कर रहा है, 1 mm डीप करके उसको प्रिक किया और
एक जो पेपर है, ठीक है, ये जो पेपर है, ब्लोटिंग पेपर है, इसको वाइप करता रहता है। ठीक है, तो ये जो ईवी मेथड है, इसका क्या नॉर्मल रेंज होता है ब्लीडिंग टाइम का। ठीक है, तो कितना टाइम तक ये नॉर्मल नॉर्मल जो रेंज है ईवी मेथड में क्लोटिंग टाइम का, वो कितना है, 3 to 6 मिनट। 3 to 6 मिनट तक अगर वाइप्स कर रहा है, उसके बाद अगर क्लोट हो गया और ब्लीडिंग नहीं हुआ अगर इसके टाइम के अंदर, तो ये हम लोग नॉर्मल कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये हो गया एबी मेथड। और एक है ड्यूक मेथड। ड्यूक मेथड देखना पेशेंट के, अगर आप ड्यूक मेथड पेशेंट के इंडोर में भी आके लेबोरेटरी में क्या करता है, हम लोग का जो हाथ है, हाथ के पेरिफेरी में, फिंगर में एक लांसेट से प्रिक करता है और उसको वाइप करता रहता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ड्यूक मेथड। कोई ड्यूक मेथड देखा होगा। ठीक है, कैसा, मैं इमेज पुट नहीं किया इधर। तो सपोज ये हाथ है, इधर से प्रिक करेगा, ठीक है, और इसको हम लोग का जो पेपर है उसमें से 30 सेकंड के अंदर अंदर इसको वाइप करता रहेगा। ठीक है, ये जो ब्लड निकलता रहेगा उसको वाइप करेगा, मतलब उधर से क्लीन करता जाएगा जितना भी ब्लीडिंग हो रहा है। ठीक है, तो 30 सेकंड के अंदर अंदर उसको वाइप करेगा, इसको बोलते हैं ड्यूक मेथड। ठीक है, इसमें देखो ड्यूक मेथड क्या है, कोई बीपी कव इंप्लीट नहीं किया गया है। इसमें जैसे हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इधर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया है, एक फिंगर में एक लैंसेट से प्रिक किया है और उसको वाइप कर रहा है, तो इसको ड्यूक मेथड बोलते हैं। इसका जो नॉर्मल रेंज है फॉर क्लोटिंग टाइम का, वो कितना है, तो हम लोग का है 1 to 3 मिनट। ठीक है, 1 to 3 मिनट इसका नॉर्मल रेंज है। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट है, अपकमिंग एग्जाम में आ सकता है, इसको नोट बना लीजिए और इसको नहीं तो अच्छा से याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हम लोग का, ये ब्लीडिंग टाइम है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का कार्डियक मार्कर। ये तो बहुत इंपोर्टेंट है, इधर से क्वेश्चन रिपीटेडली आता है। ठीक है, कार्डियक मार्कर में हम लोग का जो कार्डियक सेल है, उसमें से कौन कौन सा एंजाइम है, जब एक पेशेंट को एमआई होता है तो वो बढ़ता है, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, ये बहुत इंपोर्टेंट है। तो फर्स्ट देखिए हम लोग सीके, जिसको बोलते हैं क्रिएटिनिन काइनेज। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रिएटिनिन काइनेज। तो ये जो सीके है, ठीक है, इसका क्या करते हैं, जब हम लोग का एमआई होता है, ड्यूरिंग एमआई होने से हम लोग का जो कार्डियक सेल डेथ होने से क्या होगा, ये सीके जो लेवल है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो हम लोग का मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रिएटिनिन काइनेज को टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइज कब रहता है, सपोज एक पेशेंट का एमआई हुआ है, तो उसका हाई जो है क्या है, क्रिएटिनिन काइनेज कब बढ़ेगा, कब नॉर्मल होगा और उसका पीक लेवल क्या होगा। ठीक है, तो कार्डियक सेल डैमेज होने के बाद विदिन 6 आवर, विदिन 6 आवर ये क्या होता है, हम लोग का इंक्रीज होता है। ठीक है, पहले इधर नॉर्मल रेंज लिख दीजिए, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, तो सिक्के का जो नॉर्मल रेंज है, ठीक है, वो कितना है, 26 to 174 यूनिट पर लीटर। कितना है, 26 to 174 यूनिट्स पर लीटर। ठीक है, तो एक पेशेंट को अगर एमआई हुआ है, तो ये जो एमआई होने के बाद एलिवेट कब होगा, विदिन 6 आवर आफ्टर कार्डियक मसल इंजरी और मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन लिखो। ठीक है, तो ये 170 से एलिवेटेड होगा आफ्टर 6 आवर। ठीक है, नेक्स्ट ये पीक कब होगा, पीक लेवल तक कब
आता है, कौन सा टाइम में आता है, पीक आता है ये डैमेज के 18 आवर के बाद, ठीक है, 18 आवर्स आफ्टर मसल और कार्डियक मसल डैमेज, मसल डैमेज 18 घंटा के बाद ये पीक में आएगा और नॉर्मल रिटर्न कब होता है, मतलब हम लोग का जो नॉर्मल रेंज तक रिटर्न कब होता है, कितने दिन में होता है, 2 to 3 डेज में, 2 to 3 डेज में हम लोग का जो नॉर्मल है उसको रिटर्न हो जाता है, ये वैल्यू में 2 to 3 डेज में आ जाता है, ठीक है। तो 6 आवर के बाद, एमआई के 6 आवर के बाद ये 170 to 174 जो नॉर्मल है उसमें से सपोज 190 हो गया तो एलिवेटेड हुआ हाई पीक, हाई पीक मतलब उसका 18 आवर्स के बाद शायद 200 to 250 दिखाई, ये हाई पीक है, ठीक है। और ये रेंज नॉर्मल कब होगा, हम लोग का 2 to 3 डेज के बाद हम लोग को नॉर्मल रेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इधर से क्वेश्चन आता है, ये ध्यान से देखिए, नेक्स्ट है सीके आइसो एंजाइम, ठीक है। आइसो एंजाइम मतलब हम लोग का इसमें से 3 है, ठीक है, सीके एमबी, देखो इसमें से हम लोग 3 डिस्कस करेंगे। ये जो एंजाइम है हम लोग का 3 जगह में देखने को मिलता है, एक हो गया कार्डियक मसल में, ब्रेन में और हम लोग का मसल में, नॉर्मल मसल में, ठीक है, मायोकार्डियल हम लोग का जो मस्कुलर मसल है उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो फास्ट हम लोग का जो है एक हो गया सीके एमबी, सीके एमबी, सीके एमबी मतलब ये है हम लोग का देखने को मिलेगा कार्डियक सेल में, कार्डियक सेल और कार्डियक टिश्यू में। नेक्स्ट हो गया सीके बीबी, इसको याद रखिए, ये हो गया सीके बीबी का मतलब हम लोग का ब्रेन सेल में और ब्रेन टिश्यू में ये देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट और एक हो गया सीके एमएम, ठीक है, सीके एमएम का मतलब हो गया हम लोग का स्केलेटल मसल में देखने को मिलता है, स्केलेटल, इधर मसल कर लीजिए ताकि आप लोग को हेल्प होगा, ये सेल के जगह पे कार्डियक मसल, एक मिनट, कार्डियक मसल, ब्रेन और स्केलेटल मसल, ठीक है। तो ये 3 जो है सीके एमबी, सीके बीबी, और कभी भी क्वेश्चन आता है तो सीके बीबी जो ये एंजाइम है कहाँ पे देखने को मिलता है, वो हो गया ब्रेन में, और सीके एमएम मतलब ये स्केलेटल मसल को, ये बीबी मतलब ब्रेन बैरियर, और ये कार्डियक मसल, ठीक है, मायोकार्डियल मसल है, इसको याद रखिए, ठीक है। तो ये आइसो एंजाइम का जो नॉर्मल रेंज है, ठीक है, पहले सीके एमबी का देख लेते हैं, इधर से सीके एमबी का जो नॉर्मल रेंज है ये परसेंटेज में होता है, ठीक है, 0 to कितना 5%, ठीक है, 0 to 5% सीके एमबी का जो नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है। मतलब देखो ये हम लोग का जो क्रिएटिनिन काइनेज देखा ना सीके, ठीक है, उसी का टोटल से ये इतना रहता है, टोटल सीके से, मतलब देखो इसका जो परसेंटेज से आया है, ठीक है, ये जो नॉर्मल रेंज है 26 to 174 हम लोग का जो क्रिएटिनिन काइनेज का जो नॉर्मल रेंज है उसमें से ये परसेंटेज है, ठीक है। ये जो परसेंटेज हम लोग देख रहे हैं, ये जो 0 to 5% देख रहा है, ये टोटल से, ठीक है, याद रखना इसको, कितना से, ये जो 0.5% है ये टोटल नॉर्मल रेंज से परसेंटेज में है। तो सीकेपीवी का जो कितना है, मतलब 95 to 100%, मतलब नियरेस्ट ये रेंज में ये आएगा, ठीक है। और सीकेएमएम का ये 0% रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का नॉर्मल रेंज। तो आपको याद रखना है सिर्फ इसको, क्रिएटिनिन काइनेज और सीके का नॉर्मल रेंज को, ठीक है। मैं ये एक्स्ट्रा
इधर ऐड किया है ताकि अगर अपकमिंग एग्जाम में आप लोग को हेल्पफुल हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हम लोग का ट्रोपोनिन। ठीक है, ट्रोपोनिन के बारे में क्वेश्चन आता है। तो ट्रोपोनिन भी हम लोग जब एक मायोकार्डियल इंफेक्शन होता है तब हम क्या करते हैं, ट्रोपोनिन का ब्लड टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो नॉर्मल रेंज है, ठीक है, किसका, ट्रोपोनिन का जो नॉर्मल रेंज है, ट्रोपोनिन दो टाइप का होता है, हम लोग जब भी देखा है, एक भेजते हैं ट्रोप टी और एक भेजते हैं ट्रोप आई। ठीक है, तो ये ट्रोप टी जो है इसका नॉर्मल रेंज कितना है, इधर लिखो, ट्रोप टी का जो नॉर्मल रेंज है वो बहुत नेरो रहता है, 0.1 टू 0.2 Ng। ठीक है, नैनोग्राम पर, इसका यूनिट लिखो। ठीक है, Ng पर मिलीलीटर। ठीक है, क्या है उसका जो यूनिट है, नैनोग्राम पर मिलीमीटर है। 0. ट्रोप का रेंज कितना है, 0.1 टू 0.2 नैनोग्राम पर मिलीमीटर है। और ट्रोपाई का जो रेंज है, ठीक है, ट्रोपाई का जो नॉर्मल रेंज है वो है 0.6 टू नहीं सिर्फ 0.6 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो अगर ये हम लोग 0.6 से ज़्यादा एलिवेटेड होता है या 0.2 से अगर ट्रोप्टी ज़्यादा होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन हुआ है। ठीक है, और ये ट्रोपाई का और एक क्वेश्चन आया था एक बार कि एक वैल्यू दिया था तो हम उसको मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन बोल सकते हैं कि नहीं बोल के एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, अगर ये ट्रोपाई अगर मोर देन 1.5 Ng पर ml से ज्यादा आया तो ये इंडिकेट करता है मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन। ठीक है, इंडिकेट मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन। ठीक है, तो कंसीडर करेंगे अगर ट्रोपाई 1.5 Ng पर ml आया तब हम उसको इंडिकेट करेंगे मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, ये जो ट्रोपाई है ये कब एलिवेटेड होता है और इसका पीक कब रहता है वो हम थोड़ा देखेंगे, ट्रोपोनिन। ठीक है, तो ये जो ट्रोपोनिन लेवल है ये हम लोग का पीक होगा कितना आवर में, ये होगा हम लोग का 3 आवर्स में। लेवल एलिवेटेड 3 आवर्स आफ्टर मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन। ठीक है, 3 आवर्स आफ्टर मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट ये जो कब तक रहता है, रिमेन एलिवेटेड कब तक रहेगा, ये 7 टू 10 डेज। ठीक है, 7 टू 10 डेज तक ये हम लोग का एलिवेटेड होके रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का ये हो गया ट्रोपोनिन। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मायोग्लोबिन। ठीक है, मायोग्लोबिन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो मायोग्लोबिन का जो नॉर्मल रेंज है, इसका जो नॉर्मल रेंज है वो है 90, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा मेरा भी पेन काम नहीं कर रहा है ठीक से आज। ठीक है, तो चलो, मैं हम लोग का जो मायोग्लोबिन है इसका जो नॉर्मल रेंज है वो है लेस देन 90 माइक्रोग्राम पर लीटर, माइक्रोग्राम पर लीटर। ठीक है, अगर ये मोर देन 90 से
अगर एलिवेट हो रहा है, ठीक है, इंडिकेट करेगा हम लोग का मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। इफ मायोग्लोबिन elevated more than 90 microgram per liter, it's indicate मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। ठीक है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया मायोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, तो ये जो मायोग्लोबिन है, हाँ, ये इसका ये इम्पोर्टेंट है, इसमें एक बार क्वेश्चन आया था, तो इसको मार्क करके रखिए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मायोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज एक बार पूछा था, और ये क्वेश्चन में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एएनपी। ठीक है, एएनपी का फुल फॉर्म क्या है? आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ठीक है, क्या है? आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, यूरेटिक पेप्टाइड है एएनपी। ठीक है, इसका जो नॉर्मल रेंज है किसका? आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड का जो नॉर्मल रेंज है वो कितना रहता है हम लोग का? 22 टू 27 पीजी पर एमएल। क्या है? 22 टू 27, सॉरी, पीजी पर एमएल। ठीक है, ये जो पीजी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पिकोग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, ये होता है पिकोग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, ये यूनिट सब याद रखिए, क्योंकि यूनिट में भी क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है, और अगर रंग यूनिट आप लोग ने डाल दिया आंसर में तो आप लोग का नेगेटिव मार्किंग हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आर्टेरियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड का नॉर्मल रेंज। ठीक है, ये भी हम लोग कब करते हैं? अगर हम लोग का कुछ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है, सेल डेथ है, तब हम लोग ये करते हैं। नेक्स्ट, सीरम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टडी, मतलब जीआई स्टडी में हम लोग का, अगर जीआई स्टडी के लिए कौन कौन सा सीरम ब्लड टेस्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट हो गया एल्बुमिन। एल्बुमिन के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो एल्बुमिन क्या है? एक एबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है, हम लोग का जो मोस्ट प्लाज्मा प्रोटीन जो देखने को मिलता है वो है एल्बुमिन। ये क्या करता है? हम लोग का ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अभी मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। तो इसका जो नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है, नॉर्मल जो वैल्यू है एल्बुमिन का कितना है? वो 3.425 ग्राम पर डेसीलीटर, 5 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, अगर इससे कम हुआ तो हाइपो एल्बुमिनिया बोलते हैं, और ज्यादा हुआ तो हाइपर एल्बुमिनिया बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का एल्बुमिन का नॉर्मल रेंज। नेक्स्ट हो गया एमोनिया। ठीक है, एमोनिया क्या है? एमोनिया एक हम लोग का जो मसल का एंड, जब मसल का हम लोग का मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, तब हम लोग का जो एंड प्रोडक्ट है, और हम लोग का जो प्रोटीन भी जो है, प्रोटीन का जो एंड प्रोडक्ट है, सॉरी, एक इसका एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एमोनिया क्या है? प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट है। ये कहाँ से एक्सक्रीट होता है? एक्सक्रीट थ्रू यूरिन। ये हाईली टॉक्सिक है। ठीक है, हम लोग का एमोनिया ये ब्रेन के लिए हाईली टॉक्सिक होता है। ठीक है, और हम लोग का जो प्रोटीन जो भी हम खाते हैं उसका एंड प्रोडक्ट है एमोनिया, और ये एक्सक्रीट होता है यूरिन के माध्यम से, थ्रू यूरिन,
यूरिया। जो यूरिया जो होता है, ठीक है, वो एक्सक्रीट करता है यूरिन। वो यूरिया कौन सा है? हम लोग का एमोनिया है। ठीक है, तो ये हाईली टॉक्सिक इन ब्लड में और ब्रेन में हाईली टॉक्सिक होता है। अगर ये एमोनिया इंक्रीज होता है तो पेशेंट को क्या होता है? हम लोग का जो बोलते हैं यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी और हेपाटो एन्सेफेलोपैथी जो बोलते हैं, ये एमोनिया की वजह से और यूरिया की वजह से होता है। ठीक है, वो हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे। तो इसका जो नॉर्मल रेंज है एमोनिया का, ठीक है, जो नॉर्मल रेंज है एमोनिया कितना आता है? वो 10 to 80 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, 10 to 18 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, तो इधर से एक बार क्वेश्चन आया था कि एमोनिया टेस्ट करने के लिए, एमोनिया ब्लड सैंपल के लिए हम लोग का नर्सिंग रोल क्या है? ठीक है, तो एमोनिया ब्लड सैंपल के लिए नर्सिंग रोल हम लोग का क्या है? हम लोग जब भी एमोनिया का ब्लड सैंपल भेजेंगे पेशेंट को क्या करेंगे? एनपीएम रखते हैं। ठीक है, एनपीएम मतलब खाली पानी पिला सकते हो, लेकिन कुछ बिफोर एम्प्टी स्टोमक हम लोग को ब्लड सैंपल लेना है। उसके साथ साथ पेशेंट को अगर एमोनिया भेजना है तो एवॉइड स्मोकिंग 10 डेज पहले, जैसे कि स्मोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्मोकिंग है वो क्या करता है? एमोनिया लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो स्मोकिंग को हम लोग का कितना 8 to 10 आवर प्रायर उसको बंद करने के लिए, अगर 8-10 घंटा के अंदर स्मोकिंग किया है और अगर आपने एमोनिया का ब्लड सैंपल ले लिया तो एलिवेटेड एमोनिया लेवल का रिपोर्ट आएगा, रिजल्ट आएगा। इसलिए हम लोग स्मोकिंग को नहीं मना करेंगे। उसके साथ साथ पेशेंट को एम्प्टी स्टोमक में, एनपीएम मतलब नील पर माउथ, और एम्प्टी स्टोमक में हम लोग ब्लड लेंगे। पेशेंट अगर पानी पिएगा तो चल सकता है, एक्सेप्ट वाटर, इधर लिख देते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आता है, एक्सेप्ट वाटर। वाटर अगर पिएगा तो, पानी पिएगा तो चलेगा, लेकिन कुछ खाने नहीं देना चाहिए। एम्प्टी स्टोमक में हम लोग को एमोनिया ब्लड लेना है। ठीक है, ये हो गया एमोनिया के बारे में। नेक्स्ट एएलटी। ठीक है, एएलटी क्या है? अलानाइन एमिनो ट्रांसफरेंस। ठीक है, ये भी हम लोग का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सीरम स्टडी में हम लोग एएलटी भेजते हैं। ठीक है, तो ये सब लिवर के लिए, पैनक्रियाज के लिए जो भी टेस्ट होता है ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया एएलटी, अलानाइन एमिनो ट्रांसफरेज। इसका जो नॉर्मल रेंज है, ठीक है, नॉर्मल जो रेंज है एएलटी का वो कितना होता है? 10 to 40 यूनिट पर लीटर, 10 to 40 यूनिट्स पर लीटर। ठीक है, ये हो गया एएलटी का नॉर्मल। जब भी हम लोग का अगर हेपाटोसेलुलर इंजरी होता है या लिवर डैमेज होता है, ठीक है, तब हम, अगर लिवर इन्फ्लेमेशन होता है तब हम लोग ये टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ फास्टिंग का जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका नॉर्मल रेंज याद रखो। नेक्स्ट हो गया हम लोग का एएसटी। ठीक है, एएसटी एस्पिरेट इम्यूनो ट्रांसफरेंस। एएसटी का फुल फॉर्म क्या है? एस्पिरेट इम्यूनो ट्रांसफरेंस। ये भी हम लोग का अगर हेपाटोसेलुलर डिजीज यूज टू डिटेक्ट हेपाटोसेलुलर डिजीज और इन्फ्लामेशन। ठीक है, हम लोग इसलिए एएसटी एएलटी सब भेजते हैं अगर लिवर में कुछ दिक्कत होता है तो। इसका जो नॉर्मल रेंज है, ठीक है, एएलटी का, सॉरी एएसटी का जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितना है? 10 to 30 यूनिट पर लीटर। कितना है? 10 to 30 यूनिट्स पर लीटर। ठीक है, इसके लिए भी कुछ फास्टिंग करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग आफ्टर फूड भी इसको ले सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हो गया अमाइलेज लाइपेज, जो कि हम लोग पैनक्रियाज के इन्फ्लामेशन के लिए भेजते हैं। ठीक है, पैनक्रियाटाइटिस में भेजते हैं, वो थोड़ा देखेंगे। ठीक है, इसका जो यूज है, यूज टू डिटेक्ट, क्यों भेजते हैं उसको, पैनक्रियाज और हम लोग का जो सलेवरी ग्लैंड है, पैनक्रियाज इन्फ्लामेशन, सॉरी, पैनक्रियाज इन्फ्लामेशन और पैनक्रियाटाइटिस। पैनक्रियाटाइटिस का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, एमिलेज लाइपेज हम लोग भेजते हैं। ठीक है, तो ये जो एमिलेज है इसका जो नॉर्मल रेंज है, ठीक है, नॉर्मल जो वैल्यू है वो कितना रहता है, 25 टू 151 यूनिट पर लीटर। कितना है, 25 टू 151 यूनिट्स पर लीटर। ठीक है, तो सपोज अगर एक पेशेंट को एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हुआ है, ठीक है, तो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में क्या होता है, ये जो सीरम एमएलएच लेवल है ये 5 टाइम्स बढ़ जाता है नॉर्मल से। ठीक है, क्या होता है, एमएलएच लेवल में एक्सीड 5 टाइम में एक्सीड 5 टाइम फ्रॉम द नॉर्मल रेंज। नॉर्मल लेवल से अगर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस से है तो 5 टाइम्स मोर बढ़ जाता है नॉर्मल लेवल से। ठीक है, और जब भी एक पेशेंट का पैनक्रियाटाइटिस में क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, तो वो एब्डोमिनल पेन स्टार्ट होने के 6 घंटे के अंदर हम लोग का ये बढ़ना स्टार्ट करता है। ठीक है, और इसका जो पीक होता है, ऑनसेट इधर लिखो, ऑनसेट पैनक्रियाटाइटिस, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस ऑनसेट कब होगा, आफ्टर 6 आवर ऑफ एब्डोमिनल पेन, इधर लिखो, आफ्टर 6 आवर ऑफ एब्डोमिनल पेन। ये पीक कब होता है, पीक मतलब सबसे हाई लेवल में कब रहता है, आफ्टर 24 आवर्स में ये हम लोग का पीक लेवल में आएगा। और नॉर्मल रिटर्न कब होता है, नॉर्मल रिटर्न, नॉर्मल रेंज को रिटर्न कब करता है हम लोग का, 2 to 3 डेज ऑफ ऑनसेट ऑफ पेन, 2 to 3 डेज ऑनसेट ऑफ पेन। पेन के 2 के 3 दिन बाद हम लोग का ये क्या होता है, नॉर्मल में आ जाता है। ठीक है, ये हो गया एमिलेज के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर इसका नॉर्मल रेंज और एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में ये करते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे लाइपेज के बारे में। ठीक है, ये हो गया अमाइलेज लाइपेज, ये दोनों हम लोग लिवर सॉरी पैनक्रियाज के इन्फ्लामेशन में करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो अमाइलेज है, ठीक है, ये क्या करता है, अमाइलेज एक हम लोग का एंजाइम है जो पैनक्रियाज रिलीज करता है। उसका क्या है, ये फंक्शन क्या करता है, वो डाइजेशन करता है हम लोग का कार्बोहाइड्रेट को। इधर एक पॉइंट में ऑलरेडी इसका क्लास है एमिलेज लाइपेज का, तो ये एमिलेज हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन को और लाइपेज हेल्प करता है फैट का डाइजेशन को। ठीक है, तो इधर लिख दो, हेल्प्स टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये एक पॉइंट है, मैंने ऑलरेडी एमिलेज लाइपेज का पैनक्रियाटाइटिस में ऑलरेडी इसके बारे में है, फिर भी अगर कोई नोट बना रहा है तो ये पॉइंट को नोट कर लो। ठीक है, जैसे कि लाइपेज हेल्प्स टू
डाइजेस्ट और ब्रेकडाउन और डाइजेस्ट टू फैट। फैट का डाइजेशन और ब्रेकडाउन के लिए कौन हेल्प करता है? हम लोग का लाइपेज। ठीक है, ये लाइपेज कब बढ़ता है? अगर हम लोग का पैंक्रियाज में कुछ इंफॉर्मेशन हुआ तो ये बढ़ जाता है। ठीक है, लेवल इसका नॉर्मल रेंज लेवल लिख दो इधर, लेवल इंक्रीज इन पैंक्रियाटाइटिस और पैंक्रियाज रिलेटेड डिसऑर्डर में ये दोनों क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, इसका जो नॉर्मल रेंज है, ठीक है, नॉर्मल रेंज कितना है हम लोग का लाइपेज का? 10 to 40 यूनिट पर लीटर, 10 to 40 यूनिट्स पर लीटर। ठीक है, ये हो गया हम लोग का लाइपेज का बारे में। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग और एक क्लास में और इम्पोर्टेंट जो लैब वैल्यू है और एक क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना। थैंक यू टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर।